हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है ये इंट्रोड्यूस हो गया है और ये इसके ऊपर की जो बहस है ये बड़ी ही रोचक रही है। बहुत बढ़िया रही है इसके ऊपर की बहस। क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? ये भारत में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? क्या होगा इसके ऊपर? इस वीडियो में हम इस पूरी जानकारी को ढंग से समझेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। पहले ये समझिए मुख्य रूप से ये क्या है। मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करी जाए तो इसमें मुद्दे की बात ये कही जाती है कि 2029 ऑनवर्ड्स क्या होगा, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर जो चुनाव होंगे वो साथ साथ होंगे। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, अभी आपने देखा 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, ठीक है। अभी हो सकता है कि 2027 में भी कुछ राज्यों में चुनाव हो। मान लीजिए हम कहते हैं कि राजस्थान में 2027 में चुनाव होंगे, मान लीजिए, ठीक है। तो अब 2027 में वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे, वहां 2 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया जाएगा और सीधे 2029 में ही पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि राज्यों में जितनी भी विधानसभा है, यानी जितनी भी राज्य की सरकारें हैं और केंद्र की सरकार, इन दोनों के लिए एक साथ ही वोट डाला जाएगा। आपके मन में प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, इससे कहना यह है सर, अब देखिए यहां पक्ष और विपक्ष दोनों बातें आती हैं, लेकिन पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इससे कॉस्ट बचेगी, इससे पैसा बचेगा। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन पिछले 5 सालों में 3,500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करे हैं इलेक्शन प्रोसेस को कराने में। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि अगर केंद्र और राज्य में इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं तो एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। यानी अब आप जानते हैं इलेक्शन के कुछ टाइम पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें कई प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दिया जाता है। आप बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तक रुक जाती हैं। तो ये जितनी बार इलेक्शन उतनी बार ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रुकती हैं। तो एक तो इसमें समस्या आती है। दूसरा, राज्य में कोई सरकार है, केंद्र में कोई सरकार है, तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो कई बार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप फंड नहीं भेज रहे हैं राज्य सरकारों को, आप हमको प्रॉपर फंड नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हम आपकी सरकार नहीं है इसलिए हमको नहीं भेज रहे हैं। तो ये तो बात आ जाती है कि भाई, ये आती है कि पक्ष में क्या क्या है। अब विपक्ष की बात करते हैं कि आखिरकार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें विपक्ष में कौन कौन है। देखिए, पक्ष की बात हमने कर ली, विपक्ष की बात करिएगा तो यहां पे देखिए, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, नेशनल मुद्दे अलग होते हैं। हमारे स्थानीय मुद्दे होते हैं कि हमारे आसपास पानी है कि नहीं है। स्थानीय मुद्दे हमारे काफी करीब होते हैं, ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। हमारे राज्य में अच्छी सड़क है कि नहीं है, हमारा राज्य क्राइम फ्री है कि नहीं है, हमारे राज्य में अच्छी शिक्षा है कि नहीं है, हमारे राज्य में अच्छी अच्छी हेल्थ केयर है कि नहीं है। ये सारे राज्य सरकार के मुद्दे होते हैं जो हमको रोजाना बेसिस के ऊपर हमको इंपैक्ट करते हैं। जब हम अपनी राज्य की सरकार चुनते हैं तो हम इन मुद्दों को ध्यान में रख के करते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसा होगा, हमारा डिफेंस कैसा होगा, हमारे वहां पर कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, हमारे वहां कितना बिजनेस आएगा, पूरे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसा रहेगा। तो हम इन मुद्दों पे, तो मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। तो विपक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि देखिए, ये मुद्दे बिल्कुल ही अलग हैं और अगर हम एक ही बार में इनके ऊपर चुनाव करा रहे हैं तो एक व्यक्ति कैसे चुन पाएगा? अगर दोनों मुद्दे अलग अलग हैं तो एक व्यक्ति किस प्रकार से इसको चुन पाएगा? अपने मुद्दों को कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से मुद्दे मेरे ज्यादा करीब हैं और मैं किसके ऊपर वोट दूं? तो ये एक पक्ष और विपक्ष की बात आ जाती है यहां पर। अब देखिएगा, क्या बात ये आती है, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा इसके पहले नहीं हुआ, या अगर ये होता है तो क्या होगा? देखिए, पहली चीज, ये एक संवैधानिक संशोधन है। संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, माने संविधान में ही कुछ आर्टिकल बदले जाएंगे। देखिए, मेनली जो आर्टिकल बदले जाएंगे वो आर्टिकल 83, 172 और 356। ये क्यों बदले जाएंगे, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 83 लोकसभा का जो कार्यकाल है उसका टाइम फिक्स करता है। जैसे अभी की लोकसभा जो है, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स है। तो अब क्या होगा, हो सकता है वो 5 साल 2029 में मान लीजिए जनवरी में ही एंड होगा, इलेक्शन मान लीजिए अक्टूबर में हो रहा है, तो एक तो उसको अमेंड करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा उस कार्यकाल को। फिर आर्टिकल 172, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन उसका क्या, उस राज्य का क्या जो कि जिसका इलेक्शन 2026 में होना है, उसको तो 3 ही साल मिलेंगे। उसका क्या, जिसका इलेक्शन 2027 में होना है या 2025 में होना है, उनको तो किसी को 2 साल, किसी को 4 साल ऐसे मिलेंगे, 5 साल तो किसी को नहीं मिलेंगे। और उन राज्यों का क्या जिनका इलेक्शन 2028 में होना है, तो उनमें इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। कुछ राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल 7 साल कर दिया जाएगा कि भाई आपके वहां हम दोबारा इलेक्शन नहीं कराएंगे, 2029 तक जो सरकार चल रही है चलाइए, फिर पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ लाएंगे। जो सरकारें ऐसी होंगी जहां 2025 या 26 में इलेक्शन होगा,
उनके साथ ऐसा किया जाए कि नहीं, हम आपको 5 साल का कार्यकाल नहीं दे पाएंगे, हम आपको 3 ही साल का कार्यकाल दे पाएंगे। फिर 2029 में पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होंगे, जहां केंद्र के भी इलेक्शन होंगे और राज्य के भी इलेक्शन होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये इसके लिए क्या करना होगा, आर्टिकल 172 जो राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर कितने कार्यकाल का होना चाहिए उसको एडिट करना पड़ेगा। आप संविधान में कोई भी छोटा सा भी एक आप लेटर का भी अगर आपको बदलाव करना है तो आपको संवैधानिक संशोधन लाना पड़ेगा। यह संवैधानिक संशोधन लाने के लिए आपके पास पार्लियामेंट में अच्छी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, ये एक ऐसा संशोधन है इसका जहां पर राज्यों को भी इंपैक्ट हो रहा है, तो इसमें राज्यों से भी अनुमति चाहिए होगी। तो देखिएगा, आधे राज्यों से अनुमति चाहिए होगी। तो और ये विधेयक लाया कौन है, ये एकदम से जरूरत किसकी पड़ी? देखिए, इसकी जो शुरुआत है ये 1980 में इलेक्शन कमीशन ने ही करी थी। 1980 में इलेक्शन कमीशन ने ये प्रपोज किया था उस समय की सरकारों को, लेकिन ये कभी डिस्कस नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज को दोबारा से उठाया कि 1980 में जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था, इसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए। और इसके लिए सन 2023 में जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे श्री रामनाथ कोविंद जी, आप यहां पर देखेंगे उनको, ये श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और बोला गया कि आप जो 1980 में इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इस योजना के बारे में बताया था, आप इस योजना के बारे में डिटेल विश्लेषण करिए और बताइए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इसके ऊपर इसमें कई सारे लोग भी थे, इसमें लॉयर भी थे, इसमें आप देखेंगे जो पुराने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे वो सब भी है यहाँ पर, इंटेलिजेंस के भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, देन फाइनेंस के भी ऑफिसर हैं यहाँ पर, देन आपके बीजेपी के भी मंत्री हैं, यहां कांग्रेस के भी मंत्री हैं, देन आपका जो कश्मीर में जो डीपीए पार्टी है इसके भी मंत्री हैं। तो ये अलग अलग लोगों के साथ में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी, इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि हाँ, ये बात जो है ये सत्य है और इसको करा जा सकता है। तो इस कमेटी ने इसको फेवर में रिपोर्ट दी और बोला अगर ऐसा कराना है तो आपको इसके फाइनेंसेस को, यहाँ की मशीनों को बहुत पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा। प्रश्न ये आता है, क्या ये भारत में पहली बार हो रहा है? ये क्या अभी ही शुरुआत हो रही है? क्या पहले होता था ये? देखिए, इसकी बात करते हैं जरा यहां पर। तो यहां पर ना ये पहली बार नहीं हो रहा है। आजादी के बाद 1952 में, 57 में, 62 में और उसके बाद 67 में, यानी 4 इलेक्शंस लगातार जो हुए ये इसी तर्ज पर हुए थे, वन नेशन वन इलेक्शन पे ही हुए थे। फिर क्या हुआ, 67 के बाद कुछ राज्यों की सरकारें भंग करनी पड़ गई। 69 में जब राज्यों की सरकारें भंग करनी पड़ गई तो फिर क्या हुआ, उन राज्यों में दोबारा से इलेक्शन कराने पड़े, तो ये साइकिल बिगड़ गया। उसके बाद 69 में क्या हुआ, लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ गया, तो ये साइकिल तब से टूट गया। वरना हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, यही कहानी हमेशा से चलती थी। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें सर एक्चुअल में क्या बुराई है इसमें? देखिए, इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, क्या है, और हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। प्रश्न सबसे बड़ा आता है कि अगर यहां पर मान लीजिए जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में कहता हूं हो गया, 2029 में ये शुरुआत हो गई। अब एक चीज सोचिए, सारे राज्यों में भी चुनाव हुए हैं उसी समय, केंद्र में भी चुनाव हुआ है उस समय, अच्छी चीजें भी हैं इसकी, पैसा बहुत बचेगा, डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं रुकेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा जिससे चीजें बहुत स्मूथ चलेंगी, बहुत फास्ट चलेंगी, बहुत फायदा होगा राज्यों को इससे। इसका विपरीत क्या है, इसमें नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है कि देखिए, मान लीजिए 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन आया और हर जगह पर इलेक्शन होगा, केंद्र में भी राज्य में भी। अब मान लीजिए 2031 में, माने 2 साल बाद ही उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो बर्खास्त, वो पूरी जो विधानसभा है, विधानसभा भंग हो जाती है उत्तर प्रदेश की। तब उस केस में आज के टाइम पे रूल ये कहता है कि दोबारा से इलेक्शन होंगे और जो वहां पर नई सरकार आएगी उत्तर प्रदेश की, मान लीजिए, तो पूरे 5 साल बिताएगी। लेकिन अगर ये आ जाता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि भाई उसको पूरे 5 साल नहीं दिए जाएंगे, उस सरकार को जो दोबारा से चुनी जाएगी उसको 3 ही साल दिए जाएंगे, माने बचा हुआ कार्यकाल जो होगा वो उसको कंप्लीट करेगी। जैसे क्या होता है, जैसे यूएस में प्रेसिडेंट के लिए होता है कि अगर यूएस में प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का होता है, अगर 1 साल बाद प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए यूएस के, तो जो बचा हुआ कार्यकाल है वहां उसको वाइस प्रेसिडेंट पूरा करते हैं। नए प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट पूरा करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो बचा हुआ कार्यकाल पूरा करते हैं। तो ऐसे ही फिर हमारे वहां भी होगा। राज्य में अगर मान लीजिए कोई विधानसभा भंग होती है तो जो नई सरकार वहां पर आएगी, या तो 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, आप इलेक्शन ही मत कराइए, या तो वहां पर, या तो ये होगा, या फिर अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो मैं तो कह रहा हूं अगर मान लो 4 साल बाद भंग हुई तो क्या नई सरकार 1 साल के लिए आएगी? ये तरह तरह की प्रॉब्लम्स है कि या मान लो 6 महीने के पहले अगर भंग हो गई तो क्या 6 महीने के लिए नई सरकार आएगी, या फिर 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल आएगा? अब इसको टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा ये पता करना होगा।
दूसरी चीज और क्या आ जाती है? दूसरी चीज आएगी कि देखिए आज के टाइम पर ना राज्यों के पास काफी पावर है। अगर चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी खो दे तो वो गवर्नर को बोलते हैं कि विधानसभा को भंग कर दीजिए। तो गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो इसको भंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन होगा, राज्य की ये जो पावर है ये कम हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा विधानसभा को भंग करने के लिए। यानी केंद्र की पावर थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी राज्यों की अपेक्षा। जो ताकत आज राज्य खुद एंजॉय करते हैं वो ताकत थोड़ी उनकी कम हो जाएगी और केंद्र की पावर बढ़ जाएगी। केंद्र ही चाहेंगे, मतलब केंद्र का मतलब पार्लियामेंट है, केंद्र नहीं, क्योंकि अगर आपको राज्य में आपको राज्य की सरकार अगर आपको भंग करनी पड़ेगी तो उस केस में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। तो सेंटर जो है इसका थोड़ा सा पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रश्न ये आता है, क्या ये सरकार ला सकती है? ला सकती है। देखिए होता यह है, लोकसभा में सरकार की मेजॉरिटी है, ठीक है, और राज्यसभा में भी सरकार जो है ये हाफ चाहिए होता है 117, सरकार के पास 119 सीटें हैं, लेकिन इसमें 50% मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संशोधन बिल है। तो यहां पर 2/3 मेजॉरिटी होती है। सरकार के पास बस चैलेंज इतना है कि अगर ये 2/3 मेजॉरिटी अगर ये हासिल कर लेगी, जिसमें 50% के ऊपर का मार्क तो सरकार के पास है ही है, अब बस 50% से वो 66%, ये जो 16% का डिफरेंस है, अगर सरकार कर ले जाती है तो चांसेस हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए। ये बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर ये पूरी तरीके से पारित हो जाता है, ये पास हो जाता है, तो इसके बारे में हम एक दोबारा से वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, तब हम अब इस समय इसमें पूरी एक पॉइंट डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट में कि कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे। तो वो पूरी डिबेट जब फाइनल हो जाएगी तब अगर ये पास हो जाता है तो हम आपको अगले वीडियो में पूरा विश्लेषण देंगे कि अब ये कैसे कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बात समझ आई होगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले भी हो चुका है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये होता है तो जब संशोधन किया जाता है ना संविधान में, तो एक ना एक आर्टिकल डाला जाता है। तो एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है, आर्टिकल 82A। ये आर्टिकल 82A यही बताता है, यही कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों के जो विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल हैं ये बिल्कुल सामंजस्य में चलेंगे, यानी बिल्कुल एक साथ चलेंगे। ये तो ऐसी कोई अभी तक कोई भी आर्टिकल ऐसी बात नहीं बोलता है। तो ये नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करने की बात बोली जा रही है कोविंद कमीशन द्वारा। ये आर्टिकल है आर्टिकल 82A। ठीक है जी, चलिए, तो ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको सारी बात जो है ये समझ आ गई होगी। एंड डू सब्सक्राइब ऑन टू द चैनल, क्योंकि इसी में हम क्या करते हैं, आपको आगे जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट बर्निंग न्यूज होगी हम आपको तुरंत का तुरंत डेली बताते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए। और जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग लैब की एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, lab.live हमारी वेबसाइट है और लैब की एप्लीकेशन नीचे है। 20th से नया बैच, फ्रेश बैच, 0 लेवल से हम लोग फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं। तो जो भी लर्नर्स हमारे साथ अपनी कंप्लीट तैयारी, एक एक चीज, आपको क्लास नोट्स हो, चाहे आप क्लासेस हो, कंप्लीट सिलेबस हो कंप्लीट करना हो, सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे में कि सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक जो चीजें आती हैं उनको पढ़ के आप एक बार में अपना एग्जाम निकालना चाहते हैं घर बैठ के अपनी जगह, कि आप सिर्फ अपना पढ़ाई करते रहें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपका फाउंडेशन बैच, जंबो पैक नाम है इसका, एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड। अभी 40% ऑफ भी चल रहा है। ये आपका 2700 का है, जो कि अभी 5099 का है, मिल रहा है अभी। कोड है LAB लैब। ठीक है जी, कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।